ये जो टॉक मेरी होगी ये एनर्जी के हवाले से होगी, और इस लेक्चर के एंड में आपको कम से कम एनर्जी के हवाले से बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, बहुत कुछ पता हो जाएगा। और इस लेक्चर को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वेशंस पता हों, आपने फिज़िक्स में बहुत कुछ किया हो। एक आम आदमी के लिए ये लेक्चर बनाया गया है। एक आम फहम आदमी जो है इसको अटेंड करके इस लेक्चर को मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ एनर्जी के बारे में समझ सकता है। तो कोशिश ये करें कि आखिर तक देखें, और आखिर में, क्योंकि आखिरी हिस्सा जो है इसका वो है क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से। और क्वांटम मैकेनिक्स हमें एनर्जी के बारे में बड़ी अजीब चीज़ें कुछ बताता है, और उसके हवाले से कुछ मैंने चीज़ें पेश की हैं। चलें शुरू करते हैं। असल में इससे पहले कि हम ज़रा थोड़ी गहराइयों में जाएं, एक सीधी सादी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि शुरू में किस तरीके से एनर्जी जो है लोगों हमारे यहाँ दुनिया में इस्तेमाल हुई है। जैसे ये जो चार्ट है ये आवर वर्ल्ड इन डेटा से लिया गया है, और इसमें ये आप देखें कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज, मुख्तलिफ़ सोर्सेज एनर्जी के शामिल हुए हैं इस्तेमाल में। तो अभी हम मैकेनिक्स पे देखते हैं कि क्या कहती है एनर्जी। तो मैकेनिक्स में असल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि एनर्जी होती है मोशन की वजह से। कोई भी चीज़ जो चल रही हो, ये जो वेलोसिटी दी हुई है v, ये है वेलोसिटी यानी स्पीड। तो अगर स्पीड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। अगर जितनी तेज़ स्पीड होती है उतनी तेज़ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये है वज़न, मास। जितना भारी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये फॉर्मूला जो था ये इन्होंने गॉटफ्राइड विलेम लिपिट्स ने 1676 से 1689 में पेश किया था। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो किस्म की होती है। एक तो है ट्रांसलेशनल। ये ट्रांसलेशनल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ये देखें, ये गई ट्रांसलेशनल एनर्जी। दूसरी है रोटेशनल एनर्जी। अब देखें ना, इसमें भी वेलोसिटी है, इसमें भी वेलोसिटी है। इसमें वेलोसिटी जो है वो ये गोल घूमेगी, ये अलग वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों में है क्योंकि ये मोशन हो रहा है। तो ये देखें, ये गोल घूमा, ये रोटेशनल एनर्जी। इसी तरह वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता है। तो उसके बाद हम चलते हैं तो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरी चीज़ है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये है पोजीशन की वजह से। मतलब ये देखें, यहाँ पे इसकी ब्लॉक है, ये इस पे फिसल रहा है। यहाँ पे ये ऊंचा है, ऊंची जगह पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये नीचे जगह पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यानी कि जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे दोनों, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा पहला वाला तो इसकी बहुत हाई स्पीड होगी, ये जब पहुँचेगा तो इसकी कम स्पीड होगी। यानी इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, इसकी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैंने बताया था ना, एनर्जी कंजर्वेशन उस वक्त वैलिड होता है जब सिस्टम बाहर से कोई इस पर कोई असर नहीं हो। अभी हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम पेंडुलम है और ये अर्थ है। ये एक सिस्टम हमारा बना हुआ है। इसकी टोटल एनर्जी जो है अब ये कंजर्व होगी, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अर्थ की तो बहुत ही कम चेंज होता है, अर्थ का तो सेम रहता है तकरीबन, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। तो अब देखें इसका कि किस तरह ये, अब ये पेंडुलम है, ये देखें ये ऑसिलेट कर रहा है ना। तो जब ये सबसे ऊपर पॉइंट पे होता है यहाँ पे, तो इसकी हमने इसको पकड़ा हुआ है हमने, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, कोई स्पीड नहीं है, सब पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिलाओ 100 हो गई। उसके बाद जब ये नीचे आता है तो इसकी स्पीड होती है काफ़ी। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो काइनेटिक एनर्जी अगर 50 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 50 होगी।
और फिर अगर आप सबसे नीचे ये आता है तो उसकी बहुत तेज़ स्पीड हो रही होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 100 होती है, तो ये एनर्जी कंजर्व हो रही है यहाँ पे, इसको एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। तो टोटल एनर्जी कहीं पे भी ये होए पेंडुलम, एनर्जी सेम रहती है इसकी, एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती है, बस ये होता है। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फिर पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहता है। अब यहाँ पे जो है सैटेलाइट है जो दुनिया के आसपास या किसी भी चीज़ के, चांद के आसपास, दुनिया के आसपास या किसी और सैयारे के आसपास एक सैटेलाइट घूम रही है, और ज़ाहिर बात है सैटेलाइट का काम होता है कि इंफॉर्मेशन दे, तो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होती है ये सैटेलाइट। अब ये जो पहला वाला ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो सैटेलाइट है ये यहाँ पे इसका फासला ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, इधर नीचे कम होगा। तो क्योंकि ये यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी और इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और नीचे की जगह पे, इस जगह पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये करीब है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये देखें ये अच्छा, यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है। यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पे सेम फासला है, एक सही फासला है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम फासला है तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे वक्त सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि अब जैसे ये इस फासले पे गोल घूम रही है तो इसकी एक ख़ास एनर्जी है और वो सेम रहेगी पूरे वक्त। लेकिन अगर ये नीचे घूमेगी, इधर आके यहाँ पे गोल घूमेगी ऐसे करके, तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी सेम होगी पूरे रास्ते पे, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, डिफरेंट होगी उससे जो कि यहाँ पे। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और इसकी एप्लीकेशन तमाम रिएक्शंस में आ जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस हो, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो। और अगर आप इसको देखें तो इसमें यह है कि जो मास होता है, अगर आप पूरे मास को, आप तमाम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और जो आपको एनर्जी मिलेगी वो mc² होगी। c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है एनर्जी जनरेशन इन द सन। सूरज में या सूरज के साइज़ के जो स्टार्स होते हैं और बाकी भी स्टार्स में भी ये आमतौर से ये रिएक्शन होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टेप्स में होता है, लेकिन उसका फाइनल रिज़ल्ट उन स्टेप्स का यही मिलता है कि 4 प्रोटॉन मिलते हैं और 4 प्रोटॉन मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कैसे एनर्जी के कैलकुलेशन कैसे चलता है। तो ये चारों प्रोटॉन्स हैं, अब ये मिले और ये जो है इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस बना ली। ये हीलियम न्यूक्लियस बन गई, इसके 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। निकला क्या? एनर्जी निकली। एक तो ये पॉजिट्रॉन्स हैं, ये एक यानी इलेक्ट्रॉन की का वज़न का होता है, ये इलेक्ट्रॉन की वज़न का हल्का होता है। तो ये एक ये निकला और एक ये निकला, 2 पॉजिट्रॉन निकले। ये हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और ये गैमा रेज समझ लें ये निकल रहे हैं। तो जो एनर्जी रिलीज्ड है वो ये एनर्जीज है जो गैमा रेज की है, न्यूट्रिनोस वगैरह और जो होते हैं पार्टिकल्स उनकी है। और ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत हल्के हैं, पॉजिट्रॉन जिनको हम कहते हैं, इनका आप मास डाल सकते हैं इस फार्मूले में, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब तो ये देखें मास 4 प्रोटॉन्स का ये हो गया, एक प्रोटॉन का मास ये और 4 का ये हो गया। ये जो यूनिट्स हैं ये एटॉमिक यूनिट्स हैं जो कि एटॉमिक फ़िज़िक्स में और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है हीलियम न्यूक्लियस का मास हो गया। तो 4 प्रोटॉन का मास से हीलियम न्यूक्लियस का मास जब आप निकालेंगे तो ये बचेगा मास डिफरेंस। ये मास डिफरेंस हो गया, इससे आप c² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास एनर्जी में आ जाएगी। तो ये जो मास डिफरेंस है उसको हमने c², ये जो है 931.5 ये फैक्टर होता है, ये c² की तरह है, ये न्यूक्लियर फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है अक्सर। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि 4 प्रोटॉन्स ने मिलके हमें हीलियम न्यूक्लियस दी और एनर्जी रिलीज हुई। किस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं।
लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझने के लिए कम से कम आदमी ने मैट्रिक तो किया हुआ हो, थोड़ा बहुत उसको ये तो पता हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होता है, और ABC तो पता हो साइंस की कम से कम। तो इसके अलावा तो लोग समझ सकते हैं फिर भी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगी। 20वीं सदी के शुरू में कुछ मसले पैदा हो रहे थे फिज़िक्स में, जो कि थ्योरी के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो मैक्स प्लैंक एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने वो मसले हल किया और उसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुई। और मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी पेश की थी उसमें एक कांस्टेंट था जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं ये h जो है, ये h ये प्लैंक कांस्टेंट है और ये बहुत छोटा है। मज़ीद पता ये चला कि इस थ्योरी की वजह से डी ब्रॉगली ने ये बताया कि भाई हर मास जो है, हर मैटर जो है ना, मैटर का मतलब ये है कि उस चीज़ के पास मास है। हर वो चीज़ जिसमें मास होता है हम कहते हैं ये मैटर है। तो मैटर के साथ वेवलेंथ भी है, जैसे कि अगर मैटर का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है, तो जो उसके साथ वेवलेंथ है वो ये होगी। अब आप देख रहे हैं h क्योंकि बहुत छोटा है तो ये वेवलेंथ भी बहुत ही छोटी होगी। और ये वेवलेंथ क्या होती है, जब वेवलेंथ आप देखें कि ये जैसे अगर वेव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ऐसे करके जा रहा है, ये एक वेवलेंथ है। तो हम सब के साथ एक वेवलेंथ अटैच्ड है, दुनिया के साथ भी अटैच्ड है, हमारे साथ भी है, लेकिन हमारा क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, हमारी वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो जब वेवलेंथ बहुत ही कम होती है तो फिर उसमें क्वांटम मैकेनिक्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन की। क्वांटम मैकेनिक्स उसी वक्त अप्लाई होती है जब मास बहुत छोटा होता है, जैसे एटम के मासेस होते हैं, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है। अब उसकी वजह ये है क्योंकि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव है, तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो ये एक इसकी हम पोजीशन नहीं कह सकते कि ये इसी जगह पे, क्योंकि ये असल में एक वेव है इसके साथ, और ये जो वेव है ये इस वेव की वजह से इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता ये यहाँ है कहाँ है। तो इसलिए हम कहते हैं ये पोजीशन इसकी हमें पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है पोजीशन में। और ये एक इक्वेशन है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसको, कि अगर आपको पोजीशन ना पता हो, ये आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और ये आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, और तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा होना चाहिए h अपॉन, इसमें 4 पाई भी नीचे आता है, वो मैंने नहीं दिखाया, उसकी ज़रूरत इतना नहीं है क्योंकि डिटेल में इतनी प्रिसिशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसी तरह एक और इक्वेशन है जो कि एनर्जी और टाइम के दरमियान है, और वो ये है कि अगर कोई बहुत ही छोटा टाइम अवेलेबल होगा हमें, तो इसमें एनर्जी अनसर्टन होगी थोड़ी सी, एनर्जी के बारे में एग्जैक्ट हमें नहीं पता चलेगा कि सिस्टम की एनर्जी क्या है, अगर डेल्टा टी जो है हमारे पास टाइम है जिसमें कि हम उसको देख सकें। लेकिन इन सब चीज़ों को कहने के बावजूद भी जो एनर्जी कंजर्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में होल्ड करता है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड ना हो। अब ये देखें, क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से मैटर जो है उसके पास वेव्स हैं, जब कभी भी वेव्स होती हैं तो आप देखें ख़ास किस्म के एनर्जी लेवल्स आते हैं। देखिए ये एक ये है, दूसरा ये है, जैसे कि ये स्ट्रिंग नहीं है, रोप या स्ट्रिंग आप ले लें, स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करती है, ये दूसरा तरीका वाइब्रेशन का ये है, तीसरा तरीका, ये ख़ास तरीक़े हैं। इसी तरीके से एटम, चूँकि इलेक्ट्रॉन भी वेव है तो उसमें अलग अलग हमें एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, हर एनर्जी लेवल एक अलग उसकी शेप होती है। मसलन ये जो है हाइड्रोजन एटम है, इसका ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ये प्रोटॉन है, बिल्कुल छोटा सा जो सफ़ेद नज़र आ रही है प्रोटॉन है, और ये काला रंग जो है ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन का आप देखें, इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब है प्रोटॉन के, छोटा सा रिंग नज़र आ रहा है काले रंग का, और एक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है। तो कहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, लेकिन जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, या तो इधर नज़र आएगा या इधर नज़र आएगा। और इसको तो लेकिन
क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से इधर भी चांस है उसके होने की, इधर भी चांस है, इधर भी चांस है। तो क्वांटम मैकेनिक्स असल में प्रोबेबिलिटी पे चलती है। किस लोग ये सोच रहे थे, साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि किस तरीके से ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, यूरेनियम, लिथियम, ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से बने हैं। तो उनको बनने की थ्योरी पेश की गई थी और उन्होंने ये कहा कि शुरू में तो आपको पता ही है एक थ्योरी थी जिसको कहते हैं बिग बैंग, के एकदम से एक धमाका हुआ और उसके बाद धमाके के बाद कुछ देर के बाद हाइड्रोजन बन गई और न्यूट्रॉन्स बन गए। तो ये हाइड्रोजन बनी हुई थी, इधर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है इसका, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास गोल घूम रहा है, तो ये हाइड्रोजन है और ये जो है ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो बिग बैंग के शुरू में बहुत से हाइड्रोजन थे और ये न्यूट्रॉन्स थे। तो हो ये रहा था कि अब जैसे कि न्यूट्रॉन है ये गया और ये हाइड्रोजन से अटैच हो गया तो ये न्यूट्रॉन बन गया। ये थ्योरी थी एक कि गालिबन इस तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से फिर दूसरा न्यूट्रॉन आया, इसने इस ड्यूट्रियम पे अटैच किया तो ट्रिटियम बन गया। उसके बाद फिर तीसरा न्यूट्रॉन आया, वो इस पे अटैच हुआ तो ये एक एलिमेंट और बन गया, लेकिन ये एलिमेंट अनस्टेबल था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये न्यूट्रॉन है, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोटॉन में तब्दील हो गया तो ये हीलियम बन गई। इस तरीके से हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हीलियम, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनते गए। तो ये एक थ्योरी थी, लेकिन ये थ्योरी जो है असल में इसमें एक मसला था कि हीलियम के बाद जो नंबर 5 वाला एलिमेंट था वो नहीं बन रहा था। और उसकी वजह ये है कि जैसे ये हीलियम है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हीलियम है, इसमें न्यूट्रॉन इन्होंने फेंका, जब न्यूट्रॉन फेंका तो ये स्कैटर होके जाता था। अब ये एनर्जी थी न्यूट्रॉन की, लेकिन जब एक ख़ास एनर्जी थी, जैसे ये एनर्जी है, इस ख़ास एनर्जी पे ये होता था कि न्यूट्रॉन जो है वो काफ़ी देर लगाता था और फिर उसके बाद ही आता था। तो ये जो कितनी देर लगाता था, वो इतनी देर लगाता था, तो वो इससे अंदाज़ा हुआ हमें। ये जो है ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है कि इस चीज़ का, इसके बारे में। तो ये जो पीक आ रही है ये यही बता रही है कि इस ख़ास एनर्जी पे जिस पे ये देर लगा रहा है, तो ये मसलन ये जो देर लगा रहा है, कितनी देर लगा रहा है, इसका अंदाज़ा इस इक्वेशन से हो जाता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो पता ये चलता है कि ये जो देर लग रही है ये असल में बहुत ही कम टाइम है और इस इतने छोटे टाइम के लिए ऐसा एलिमेंट नहीं बन सकता जिसमें कि 5 पार्टिकल्स हों। 4 तक हीलियम तो बन जाता है, 5वां नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ा मसला था और इसको फिर इन्होंने हल किया। तो मकसद ये था कि ये आपको बताना था कि ये इक्वेशंस जो हैं ये कैसे अप्लाई होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो वन कैन नॉट कीप ऑन एडिंग न्यूट्रॉन्स एंड बिल्ड मोर मैसिव एलिमेंट्स।